हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लास्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले दो एग्जांपल्स है जो हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था उसके ऊपर, ठीक है। और एक बात मैं आपको बोल दूं, एक्सरसाइज में से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो अगर आपने पहले एक बार सॉल्व कर लिए हैं तो आप वहाँ उस वीडियो को देख के एक बार फिर से रिवीजन इजीली कर सकते हो, ठीक है। और हमारा टाइम भी बच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज गिवन, अब तक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं उसका। देयर आर 21 मार्क्स, 0 to 20, मतलब डिवीजन कितने होंगे 20 ऑन द डायल ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज देयर आर 20 डिविजन्स। अच्छा, ये यहाँ एन आएगा। ऑन पासिंग 10 माइक्रो एम्पियर करंट थ्रू इट, इट शोज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन। तो कहने का मतलब है कि आई कितना होगा 10 माइक्रो एम्पियर। इट्स रेजिस्टेंस इज अ 20 ओहम। ओके, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओहम। ओके, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इन द एमीटर विच कैन मेजर अ 1 एम्पियर करंट। तो अभी वो कितना करंट मेजर करना चाहिए 1 एम्पियर, ठीक है। और ये पहले तो मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 20 है कि नहीं। तो आई जी इज इक्वल्स टू हम एन आई करेंगे, तो आई जी कितना है, सॉरी एन कितना है 20 इंटू 10 माइक्रो, ठीक है। तो हमें कितना आंसर मिलेगा 200 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारा हो गया आई जी। अभी पहली बात, जब हमें उसे एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तब हम शंट को पैरेलल में जोड़ेंगे, किसको शंट, और उसको भी केस में पैरेलल में। और कितना शंट होगा, तो उसका फॉर्मूला है जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। अभी जी की वैल्यू आपके पास है कितनी 20, ठीक है। आई जी की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पियर, प्लीज इसे इग्नोर मत करना, ठीक है। आई 1 एम्पियर और आई जी 200 माइक्रो एम्पियर, सो इजीली यू कैन कैलकुलेट दिस। और देखिए, ऑल्सो फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ द अबव मेंशन्ड मीटर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो जी एस अपॉन जी प्लस एस, क्योंकि पैरेलल में थे ना इसीलिए। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। बच्चों सॉल्व तो आपको करना है, क्यों, क्योंकि एग्जाम आपको देनी है, इसलिए मैं अब सब कुछ नहीं कर दूंगा। हाउ कैन द ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर व्हिच कैन मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अभी इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है और उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए 1 वोल्ट तक मेजर करना चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम सीरीज रेजिस्टेंस, किसको सीरीज रेजिस्टेंस, पहले आपने अगर वो पहला वीडियो देखा है इसके अगला, तो ही आपको इसमें समझ में आएगा आर एस, ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि नाम दिया है सीरीज में। अभी आर एस का फॉर्मूला क्या था, आर एस का फॉर्मूला था आर एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। अभी वी कितना है 1 वोल्ट, आई जी कितना है 200 माइक्रो एम्पियर, और जी कितना है जी जी है 20 ओम। ओके, सो इजीली यू कैन कैलकुलेट आर एस। क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप आर एस। और आर इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों वो सीरीज में कन्वर्ट किया है, इसलिए कनेक्ट किया है, सॉरी, इसलिए आर एस प्लस जी। सो इजीली यू कैन फाइंड आउट आर इफेक्टिव, ठीक है। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल और। ये फिगर आपको दिख रही है 4.27, पहले आप पॉज करके इसको रीड कर लेना, ठीक है। क्या दिया है, इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड। क्या मेजर करना है करंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन ए इज अ गैल्वेनोमीटर विथ अ रेजिस्टेंस 60 ओहम। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर ही है अगर इसका रेजिस्टेंस कितना है 60 ओहम, तो कितना करंट आएगा, तो बहुत सिंपल है, A इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है 3, और R इक्विवेलेंट कितना होगा 3 प्लस 60, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना। फिर दूसरा क्या है, देखिए, B is a galvanometer described in A but converted to ammeter by a shunt resistance of Rs equal to 0.02.
तो अब देखिए I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। अभी V कितना है 3, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 3 रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन अभी इसके साथ शंट भी पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर GS अपॉन G प्लस S ऐसा करना होगा। तो देखिए 3 अपॉन 3 प्लस अभी G की वैल्यू कितनी है 60, और शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.02 0.02 अपॉन, सॉरी पूरा अपॉन नहीं करेंगे, पूरा अपॉन नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 60.02। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी तीसरा, सॉरी तीसरा क्या है, देखिए इज एन आइडियल एमीटर विथ अ जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 प्लस 0। सो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो इसको सोल्व कर देता हूँ, चलो 1 एम्पियर, ठीक है। तो आइडियली 1 एम्पियर आना चाहिए था, जो आ गया, और यहाँ पर ये नियरली इक्वल्स टू कितना बहुत छोटा होगा, इसलिए ये जो आंसर आएगा ये नियरली इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन ये 1 से बहुत कम आएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें पैरेलल में शंट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, अभी एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करें, जिसमें से जितने एग्जांपल्स कर लिए हैं उसको मैं मार्क करता जाऊंगा। पहला हो गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया है, पांचवा भी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा ये भी हो गया है। 4.6 भी हो गया है, ठीक है। टू लॉन्ग पैरेलल, ओके ये भी हो गया है। क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 लेयर्स, हाँ बच्चों ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 4.9 A square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of this. The coil is suspended vertically and normal to the plane. The coil makes angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of 0.8 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by coil? अच्छा ये टॉर्क वाला हमारा बाकी। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा, ठीक है। अभी n कितना दिया है 20 टन, तो इधर मैं रख देता हूँ 20 टन। कितना करंट कैरी कर रहा है 12, तो 12। एरिया कितना है, स्क्वायर कोयल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा 100, और याद रहे, क्या याद रहे कि ये सेंटीमीटर है, इसीलिए 100 इंटू 10⁻⁻4 करो। ओ क्या सिंपल एग्जांपल है। बी कितना है 0.8 टेस्ला, 0.8 कर देते हैं, चलिए। और 30 डिग्री विद द डायरेक्शन, ठीक है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये 30 डिग्री वास्तव में हमें थीटा 30 डिग्री ही मिलेगा, नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा अगर अच्छा कैसा है, वर्टिकली है ना, तो ये कोयल हो गई हमारी, और ये हो गया नॉर्मल, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो सही है। यहाँ पर आप क्या कर दो, साइन 30, साइन 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/2। so easily you can do this type of examples, okay। now let us see 4.10. Two moving coil meters M1 and M2 have following particulars। क्या आपको दिख रहा है, ओके पहले आप अपनी ओर से उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। रेजिस्टेंस पहले का दिया है, नंबर ऑफ टर्न, एरिया बी, क्या बात है, रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न, ये सब कुछ दिया है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। मतलब कि हमें करंट सेंसिटिविटी,
करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला फाई अपॉन आई है। ठीक है, अभी क्या फॉर्मूला था के फाई इज इक्वल्स टू एन आई ए बी। मैंने बोला था ये फॉर्मूला आप याद रखना, मैं भी यही याद रखता हूँ। ठीक है, तो फाई अपॉन आई यहाँ से क्या होगा देखिए ना, फाई अपॉन आई इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के। और दूसरा फाई अपॉन वी क्या होगा, तो बच्चों ये मैंने भी बोला था कि एन ए बी अपॉन के आर। ठीक है, तो इसको करंट सेंसिटिविटी बोल देते हैं, नाम कर देते हैं आई एस, और इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल देते हैं, नाम कर देते हैं वी एस। ठीक है, ये अपना नाम है। अभी 2 to 1 लेना है, तो मतलब आई एस टू डिवाइडेड बाई आई एस वन। तो अभी देखिए ये करंट जो है यहाँ पर आई एस टू है, तो यहाँ पर मैं रखूंगा एन टू ए टू, और बी बी भी है एन टू ए टू बी टू। ठीक है, अपॉन के। ओके, और यहाँ पर रखूंगा एन वन ए वन बी वन अपॉन के। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी का, सब कुछ दिया हुआ है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि वी एस टू अपॉन वी एस वन करना है, तो डिवाइडेड बाय अभी आर और करना होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये जो एन टू ए टू बी टू अपॉन आर, के तो कट हो जाएगा, यहाँ पर दिया है द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल, इसीलिए। ठीक है, और ये R2 करूंगा मैं बच्चों, ये होगा N1 A1 B1 और ये होगा R1। सो आप ये वैल्यू प्लेस करो और फाइंड करो। ठीक है, ओके फाइन। तो ये एग्जांपल हो गया, इसको अभी मैं इरेज करता हूँ और आप नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए, ये लिख भी लीजिए। ठीक है, पॉज करके ये सब काम कर लीजिए सबसे पहले। और जो ये मैं इरेज कर रहा हूँ उसको आप वीडियो फॉरवर्ड करके भी जल्दी से अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, वरना है इतना। ये इरेज इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं लिखूँ तो आपको टाइम मतलब सॉरी क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी लगे, इसीलिए। ठीक है, और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। चलो कोई बात नहीं, हम कहाँ पर थे, हमने कितने सम कर लिए, 4.8 तक हो गया, 4.9 भी हो गया और 4.10 भी हो गया। चलो अभी बहुत सारा करना है। In a chamber, uniform magnetic field of 6.5 Gauss और Gauss is equals to 10 raised to minus 4 Tesla। ये G को Gauss बोलते हैं, Gauss लॉ नहीं था ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6.5 Gauss is maintained। इलेक्ट्रॉन शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ, अच्छा उसकी स्पीड भी दी है कितनी, 4.8 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकंड। इसको बच्चों 6.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 टेस्ला ऐसा लिख देना। ठीक है, नॉर्मल टू द फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर एंट्री है, कैसी एंट्री है, परपेंडिकुलर। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट्स व्हाई। व्हाई इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्यू वी बी साइन 90, और यहाँ पर क्यू वी बार क्रॉस बी बार है। सो वट एवर द आंसर of this v bar cross b bar will be always perpendicular to v as well as the b। ये तो हो गया। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एम वी अपॉन क्यू बी, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी यहाँ दी है, क्यू क्यू मतलब कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी यहाँ दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ दिया हुआ है। तो मेरा काम खत्म हुआ, आपका काम शुरू हुआ। ये हो गया हमारा 4.11। 4.12 in exercise 4.11 obtain the frequency of revolution of electron in the circular orbit, does the answer depend on the speed of the electron, explain। तो बच्चों उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, तो T इज इक्वल्स टू, सोचो ये है 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई अपॉन वी, आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है ऊपर ही लिखा है एम बी अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया। अभी फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टी होगा, 1 अपॉन टी का मतलब क्यू बी अपॉन 2 पाई एम।
सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। क्या दिया है? डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन? नो। ठीक है, और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसे डिराइव करेंगे। ठीक है, अभी 4.13 और एक और एक्सप्लेनेशन मैंने बोला था क्या, कि वो जो सर्कल ऐसा 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 करता है ना, तो यहाँ पर स्पीड कम होती है और यहाँ पर स्पीड ज्यादा होती है। डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा, तो इसीलिए टाइम पीरियड नियरली कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ओके, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगला एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल पूरा दिख रहा है तो टेंशन मत लीजिए, पूरा एग्जाम्पल दिख रहा है तो आप उसको इजीली ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही है, आपको थोड़ा थोड़ा पता चल ही गया होगा। अगर आपने फॉर्मूला ठीक तरीके से अच्छी तरीके से कर लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो 4.12 हमारा हो गया। अभी 4.13, a circular coil of 30 tons, ये n, and radius 8 सेंटीमीटर, ये हो गया r, carrying a current of 6 एम्पियर। ओके, करंट भी आ गया। सस्पेंडेड वर्टिकली इन a uniform horizontal magnetic field of 1 टेस्ला। तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेट, ये कॉइल ऐसी सस्पेंड कर दी गई है। ठीक है, सस्पेंडेड वर्टिकली, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल तो है ही, लेकिन एग्जैक्टली एक्स डायरेक्शन में नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर मैं इसका नॉर्मल लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होंगी, जो इसके साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। बच्चों ये बोर्ड के अंदर जा रही है। ठीक है, ओके, वो नॉर्मल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। बच्चों जितना टॉर्क लग रहा है वही उसका मैग्नीट्यूड होगा काउंटर टॉर्क का, बट अपोजिट। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एन आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एन आई ए बी साइन थीटा। अभी एन है आपके पास, ठीक है, फिर आई है, ठीक है, एरिया, एरिया कैसे निकाल सकते हो आप? पाई आर स्क्वायर। फिर मैग्नेटिक फील्ड भी है आपके पास, और साइन थीटा, साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो आप इजीली ऐसे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या? अभी देखिए बी, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कोइल were replaced by the planar coil of the some irregular shape that encloses the same area? तो इसका मतलब क्या है? आंसर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम एरिया है, इसीलिए यहाँ पर कोई चेंज आएगा नहीं। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अब करते हैं बच्चों एडिशनल एक्सरसाइज। क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, दो कोइल है, ठीक है, lies in the same vertical plane containing north to south direction. Coil X has a 20 tons and coil okay, same vertical plane containing north to concentric circular coil है। चलो मैं concentric circular coil बना देता हूँ। ये हो गई concentric circular coil। Coil X has a 20 tons and carry current of, अच्छा, X and Y of radius 16 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं x ले लेता हूँ और इसको y। तो x की जो रेडियस है वो कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर, और ये जो y है उसकी रेडियस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लाइज इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये तो आपको दिख ही रहा है ऐसा, मतलब कि ऐसे टंगी हुई है, आप ऐसा प्लीज सोचो। फिर क्या है? कोयल एक्स हैज अ 20 टन, इसके पास कितने टन है? 20 टन। ठीक है, करंट कैरीज अ करंट ऑफ 16 एम्पियर, कितना करंट कैरी कर रही है? 16 एम्पियर। ठीक है, कोयल वाई हैज अ 25 टन, कोयल वाई के पास कितने टन है? 25, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 18 एम्पियर। अच्छा, वो कितना करंट कैरी कर रही है? 18 एम्पियर। द सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है,
एंड द क्लॉकवाइज इन द वाई, इसमें क्लॉकवाइज है, बहुत सिंपल। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग कॉइल फ्रॉम द वेस्ट, गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल्स एट द सेंटर। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं बच्चों, फॉर्मूला नेट मैग्नेटिक फील्ड का होगा B1 माइनस B2, ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉइल है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो अंदर की ओर करेगी, और ये जो प्रोड्यूस करेगी वो बाहर की ओर। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए सबट्रैक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू जीरो I1N1 अपॉन 2R1 माइनस म्यू जीरो I2N2 अपॉन 2R2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ओके, तो चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्या मिलेगा यहाँ पर। देखिए, तो ये आपने सॉल्व कर लिया होगा शायद, कितना 4.14। वो सर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। अच्छा, अभी 4.15 देखिए। A magnetic field of 100 gauss is required which a uniform in a linear dimension about a 10 centimeter area of cross section, ये है लेंथ, ठीक है, और ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। The maximum current capacity of the given wire is a 15 एम्पियर। ओके, ठीक है, कितना मैक्सिमम करंट है? 15 एम्पियर। The number of ton per unit length that can be wound round a core at most is the 1000 tons per meter। तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1000 पर मीटर, ठीक है। Suggest some appropriate design particular of the solenoid for the required purpose, assume core is not a ferromagnetic। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक और वो सब तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर डिपेंड होंगे कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हो कहने का मतलब क्या है कि इसके आंसर चेंज होते रहेंगे। हमें तो ऐसा मतलब कि पता नहीं है कि एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, इसके आंसर चेंज होते रहेंगे। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई, ठीक है। और B हमें कितना चाहिए? B हमें कितना चाहिए ये हमें क्या कहाँ दिया है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गोस, तो आप यहाँ पर 100 इंटू 10⁻⁴ लगा, और म्यू जीरो, और मैक्सिमम करंट कैपेसिटी ऑफ गिवन वायर इज अ 15 एम्पियर, मतलब कि 15 एम्पियर तक पॉसिबल है। ठीक है, तो सोचो कि अगर हम 10 एम्पियर यहाँ पर लगाए तो n की वैल्यू चेंज हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? अगर हम यहाँ पर 11 लगाए तो n की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। और अगर हम 12 लगाए तो n की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो उस तरह आप करंट को चेंज करके n की वैल्यू भी देखो। और n इज इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो L तो हमें दिया है, तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हो कि कितने टर्न्स है। समझ में आया कि नहीं? और आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू 1000 से बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, 4.16। For a circular coil of radius r and n turns carrying a current I, the magnitude of magnetic field, अच्छा ऐसा दिया है। Show that this reduces to the familiar result for the field at the center of coil। बच्चों ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो B सेंटर अगर मैं बोलूं तो B सेंटर कितना होगा? म्यू जीरो आई आर, सॉरी म्यू जीरो आई अपॉन 2R, ठीक है। और अगर n टर्न्स है तो आगे n मल्टीप्लाई कर दो। Consider two parallel coaxial circular coil of equal radius r. The number of turns n carrying a equal current in the same direction separated by distance r। चलो एक कोई ऐसी कोएक्सियल, कोसेंट्रिक नहीं, तो ऐसी है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r। Show that field on the axis around the midpoint between the coil is uniform over a distance that is a small compared to r is given by this। अच्छा, मिड पॉइंट यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा बच्चों? r/2, ठीक है। ये कितना है? r, ठीक है। समझ में आया कि नहीं?
आपको। अभी बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ठीक तरीके से देखोगे तो ये जो कोयल है कोयल नंबर 1 और ये जो कोयल है कोयल नंबर 2, उन दोनों से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ही आएगा। क्यों? हमने ऐसा पता किया था, पता है, ये कोयल होती है तो यहाँ पर से बाहर निकलता है तो यहाँ से अंदर जाएगा। तो सिंपल, यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो यहाँ से अंदर, तो इस कोयल के लिए यहाँ से बाहर तो यहाँ से अंदर। ठीक है, तो दोनों का मैग्नेटिक, एक का मैग्नेटिक फील्ड सोचो बी है, दूसरे का भी बी है, तो बी इक्विवेलेंट कितना होगा, 2b होगा। अभी 2 मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप लगाओगे और जिसमें आप क्या करोगे, देखो, म्यू 0 आई आर स्क्वेयर एन डिवाइडेड बाय 2। अभी x इक्वल टू ये जो r बाई 2 है ना, उसको r बाई 2 प्लस आर एक्स ले लो, वही तो हमने x लिया था। रेस्ट टू क्या होगा, 3/2। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे देन व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू गेट, 0.72 क्या, म्यू 0 एन आई। क्यों? क्योंकि ये 2 तो कट हो जाने वाला है, ठीक है ना, म्यू 0 एन आई अपॉन आर, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम कोयल 1 टू कोयल 2, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसी डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल है, इसका नाम है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। क्या नाम है इसका, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ओके, अभी 4.17 हमने ऑलरेडी कर दिया है, अभी बढ़ते हैं 4.18 की ओर। A magnetic field that varies in the magnitude from point to point but has a constant direction from east to west, मतलब कि ऐसी डायरेक्शन है, is set up in a chamber. A charged particle enters the chamber and travels undeflected along the straight path with a constant speed. What can you say about the initial velocity of particle? बहुत सिंपल है, अगर चार्ज पार्टिकल या तो यहाँ से एंटर होगा या यहाँ से एंटर होगा तो उसकी वेलोसिटी या तो वेस्ट टू ईस्ट होगी या तो ईस्ट टू वेस्ट होगी। ठीक है, इसीलिए उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और इसीलिए वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। Second, a charged particle enters in an environment of the strong and non-uniform magnetic field varying from point to point, both in magnitude and direction. अब ये मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह चेंज हो रहा है। Comes out of it following the complicated trajectory. Would its final speed equals the initial speed if it suffers no collision in the environment? बहुत सिंपल है बच्चों, हमने देखा था कि अगर पैरेलल जाएगा तो यहाँ पर जितनी एनर्जी है उतनी यहाँ रहेगी। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो ऐसा ऐसा घूमेगा और यहाँ पर भी उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो कैसे भी जाए उसके दो कंपोनेंट तो बन ही सकते हैं, एक परपेंडिकुलर और पैरेलल। और परपेंडिकुलर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा और पैरेलल में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वही एनर्जी यहाँ पर होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड होगी वही यहाँ पर स्पीड होगी। ठीक है, अच्छा, हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, दैट नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ओवर चार्ज पार्टिकल इन एनी कंडीशन। An electron travels from west to east, enters a chamber having a uniform electrostatic field in north to south direction. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ ले ले, यहाँ साउथ, तो इस डायरेक्शन माइनस जे के। ठीक है, specify the direction in which uniform magnetic field should be set up to prevent electron from deflecting its a straight line path। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेट फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0 माइनस जेकेप है और इलेक्ट्रॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो उस पर फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में, जेकेप। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक की वजह से भी माइनस जेकेप की डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो कौन सी डायरेक्शन में है वो हमें फाइंड करना है। अभी देखिए v बार क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जे के, और उसका नेगेटिव। ठीक है, जो नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जा रहा था ना इसीलिए, तो पहले मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ। ठीक, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए वो होगी माइनस जे के, क्या होगी माइनस जे के। और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैंने क्या कोई गलती कर दी, देखो क्या दिया है, ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा इलेक्ट्रॉन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट में ट्रैवल कर रहा है, सॉरी। हाँ यहाँ पर मैंने गलती कर दी, चलो फिर से पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा आपको समझ में आया ना कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो होगा। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। ठीक है, हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, एक चेंबर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉर्थ ले लो, यहाँ पर साउथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कहने का मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसका जो भी मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, क्यू ई हम ले ले या तो ई हम ले ले, और उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होनी चाहिए, कहने का मतलब है जे के। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जे कैप है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन माइनस जे कैप होनी चाहिए। ठीक है, अभी माइनस जे कैप में हमें वी बार क्रॉस बी बार ऐसा करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इसीलिए आगे माइनस लगाना होगा, तो माइनस लगाया। फिर वी बार, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन ये आई कैप है, क्या है आई कैप। ठीक है, अभी आई कैप क्रॉस क्या करे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो के कैप या तो माइनस के कैप। बच्चों अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करता हूं, पहले तो इस माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, चलिए। तो आई कैप क्रॉस के कैप करता हूं तो जे कैप आता है क्या, ये आई है, ये जे है, ये के, आई कैप क्रॉस के कैप करता हूं तो माइनस जे कैप मिलेगा, तो इसका मतलब आई कैप क्रॉस माइनस के कैप करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, बी इक्वल्स टू बी जीरो, कोई वैल्यू ले लो, माइनस के कैप। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। ओके, अभी 4.19 आप पढ़ो, तब तक मैं ये इरेज कर देता हूँ। हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया बच्चों, हमने ये यूज किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ऑपोजिट होंगे तो फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस 2000 वोल्ट ऐसा दिया है। ठीक है, एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। Determine the trajectory of electron if the field is a transverse to the initial velocity। बच्चों ट्रेजेक्टरी मतलब कि पाथ, और ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तब ट्रेजेक्टरी होती है सर्क्यूलर। ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ और उसके, ठीक है, टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, और उसकी अगर हमें रेडियस अगर आपको मालूम करनी है तो रेडियस r इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। इसमें हमने एक ऐसा भी कुछ किया था, 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, या तो अंडर रूट 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्यू बी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है यहाँ हमें पर, और सारी वैल्यू और भी है आपके पास, तो इजीली आप कर सकते हो। और दूसरा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो गई इंक्लाइंड बात। तो इंक्लाइंड बात हो गई तो कैसा पाथ होगा, हेलिकल। कैसा पाथ होगा बच्चों उसका, हेलिकल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और एक कंपोनेंट ऐसा पर वी कोस थीटा किसके डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और वी साइन थीटा किसके डायरेक्शन में होगा,
उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हाँ, 4.19 कर दिया फाइनली। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप, अच्छा आप इसको पढ़ो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या दिया है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, मतलब कि वो जो हमने अब पहले जो किया था ना कि वो दो कोएक्सियल को थी कॉइल्स और 0.72 Ni अपॉन कुछ आया था 2R, क्या था मुझे पता नहीं, या सिर्फ R ही था ऐसा। ठीक है, इन यूनिफॉर्म स्मॉल रीजन हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.75 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है। इन द सेम रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये अच्छा, तो ये कॉइल है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही दिया है। ओके, क्या दिया, इलेक्ट्रिक मेंटेन डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ कॉइल। सॉरी बच्चों, कॉमन एक्सिस में तो मैग्नेटिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मेंटेन किया गया। ठीक है, अभी क्या है दूसरा, नैरो बीम ऑफ सिंगल स्पीसीज चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड टू द 15 किलोवोल्ट, वोल्टेज दिया है कितना, 15 किलोवोल्ट, enters in the region in a direction perpendicular to the both axes of the coil, and मतलब कि वो ऐसे एंटर हुई है, सोचो। ठीक है, if the beam remain undeflected when the electric field is this, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है, make the simple guess as to what beam contains। सबसे पहले तो बच्चों जब अनडिफ्लेक्टेड रहे होंगे तो इसका मतलब एफ इलेक्ट्रिकल और एफ मैग्नेटिक सेम रहे होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज और अपोजिट रहे होंगे, तो बहुत अच्छा। एफ फॉर्मूला ये क्यू ई अपॉन क्यू वी बी, क्यू ई इज इक्वल्स टू, अब क्या बोल सकते हो, क्यू वी बी, यहाँ से क्यू क्यू कट हो गया, सो इजीली यू कैन कैलकुलेट द वी, व्हाट यू कैन कैलकुलेट वी। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रोड, ये 21 हमने कर दिया है। टू वायर्स, अच्छा 4.22 भी हमने कर दिया है, 4.23 भी हमने कर दिया है, 4.24। अभी हमें इसमें देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गोस, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इज इस्टेब्लिश्ड इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जैसा कि आप सभी जगह पर देख रहे हो। ओके, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड, रेक्टेंगुलर लूप भी दिए हैं और उसका करंट भी दिया है। व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन एवरी केस इज शोन, आपको टॉर्क का एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, एन आई ए बी साइन थीटा, यहाँ पर बी ऐसा है और एरिया ऐसा है, बाहर निकला तो ये होगा 90, तो साइन 90 आपके पास। नंबर ऑफ टर्न्स है क्या, नंबर ऑफ टर्न एक ले लो। ठीक है, करंट आपको दिया है कितना है, देखिए 12 एम्पियर, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, गोस का 10⁻⁴ करना मत भूलना, तो इजीली यू विल गेट टॉर्क हियर। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर ऐसा ही होगा। ठीक है, हमें एरिया से ऐसे जाना है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई, यहाँ पर भी सॉरी टॉर्क, टॉर्क इस डायरेक्शन में, यहाँ भी टॉर्क ऐसे, हमें ऐसे जाना है तो टॉर्क कैसे आएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। अच्छा, ये जेड में है और करंट ऐसे जा रहा है तो ये एरिया वेक्टर ऐसा होगा, तो इसको हमें क्या करना होगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे आप आओगे ऐसे इससे यहाँ, तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पर भी थीटा कितना होगा 90, यहाँ पर थीटा ऑलरेडी 30 दिया हुआ है और टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए टॉर्क जीरो। यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी थीटा इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क कितना आएगा, जीरो। और चूंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स व्हाई फोर्स विल ऑलवेज 0 न्यूटन। ठीक है, A circular coil of the 20 tons, n दिया है, रेडियस दी है, is placed in the uniform magnetic field of 0.10 Tesla B। ठीक है, if the current in coil is 5 ampere, what is the total torque? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा, placed in a uniform magnetic field normal to the plane of coil।
ओके, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओ तो थीटा 0 हो गया बच्चों। सो व्हाट विल बी द टॉर्क? 0 न्यूटन मीटर। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए यहाँ भी 0 न्यूटन मीटर। एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स का फॉर्मूला EVB। अभी आपके पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, तो NAVDE ऐसा फॉर्मूला है। तो VD का फॉर्मूला क्या हो सकता है यहाँ पर? I/NAE। तो इसमें अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? E कट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द फोर्स? दैट विल बी I/NA। फिर VD इज इक्वल टू I/NA, जो ई तो कट हो गया, ठीक है। और B, तो आप ये सारी वैल्यू आपको दी गई है। N कितना है? 10⁻²9, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 10⁻⁻5, ठीक है। ओके, ये हमने कर दिया है। और ये भी है 27, देखिए। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, मतलब कि ये है G। क्या है? G। एंड मीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द 3 मिली एम्पियर, मतलब कि ये है IG। हाउ यू विल कन्वर्ट वोल्ट मीटर और अप टू 18 वोल्ट, तो ये हमारा है कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। तो सीरीज रेजिस्टेंस कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला V/IG-G है, ठीक है। बहुत सिंपल सम, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। अभी इसका जो दूसरा है, galvanometer 4.28 has a shows a full deflection of current 4 milliampere. How will you convert meter into the ammeter? बच्चों, एमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो शंट को पैरेलल में जोड़ना होगा। इसका फॉर्मूला है GIG/I-IG, जो कि G आपके पास है इतना 15, IG आपके पास है, ठीक है, और I भी आपके पास है। सो इजीली यू कैन सॉल्व दिस। ओके, तो यहाँ पर हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।